हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद। तो दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिभूति की संविदा को करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रतिभूति की संविदा क्या होती है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं और क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति की संविदा में अंतर देखेंगे। ये है क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट ऑलरेडी कराई जा चुकी है, जिसमें क्षतिपूर्ति की संविदा और उसके क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों के बारे में हमने जाना था। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी दोस्तों ऐसी होती हैं जहाँ पे MCQ क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि यदि आपको टॉपिक ठीक से समझ आ जाएगा तो MCQ भी अच्छे से कर पाओगे। और इसमें एंड में MCQ भी दिए गए हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए बैठ के। तो सबसे पहले प्रतिभूति की संविदा होती क्या है, ये समझने के लिए हमें 3 कैरेक्टर समझने पड़ेंगे। पहला ऋणदाता, दूसरा मूल ऋणी और तीसरा प्रतिभू। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, दिमाग खोल के समझोगे ना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ये है एक इंसान, एक लड़का। ये लड़का जाता है एक फ़ोन की दुकान पे फ़ोन लेने। उदाहरण समझो, ये लड़का एक फ़ोन की दुकान पे फ़ोन लेने जाता है और इसके पास केवल होता है 2000 रुपये। इसे एक बहुत ही अच्छा 20,000 रुपये का फ़ोन पसंद आ जाता है और ये दुकानदार से कहता है, भैया मुझे आप ये फ़ोन दे दो, मैं कल सुबह आऊँगा, मैं आपके बाकी के पैसे दे दूँगा, अभी आप 2000 रुपये रख लो। ये बोलता है कि तुम्हारे चाचा की दुकान थोड़ी ना है कि तुम आए कभी भी आके ले गए। एक बात बताओ, कल तुम नहीं आए, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना भाई, मैं ऐसे उधार नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसी टाइम पे वहाँ पे आते हैं शर्मा जी। शर्मा जी दुकान के अंदर एंट्री करते हैं और शर्मा जी बोलते हैं कि भाई मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये जो लड़का है, ये जो उधार मांग रहा है, ये जो लड़का है, ये मेरी ही कॉलोनी में रहता है, बहुत अच्छा लड़का है और ये दुकानदार भाई साहब आपके पैसे दे देगा, ठीक है। तो शर्मा जी कहते हैं कि ये पक्का आपके पैसे दे देगा, अगर इसने आपके फ़ोन के पैसे नहीं दिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इसके पैसे दे दूंगा। तो शर्मा जी ने ये जो सारी की सारी बात कही, इस बात की वजह से शर्मा जी और दुकानदार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि अगर ये पर्सन पैसे नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में शर्मा जी फ़ोन के पैसे दुकानदार को देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसे प्रतिभूति का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्रतिभूति की संविदा कहेंगे। तो ये जो पर्सन उधार लेने आया है, ये है मूल ऋणी, और ये जो दुकानदार है, ये है ऋणदाता, जो पैसे या फिर मतलब कोई सामान या फिर कोई नौकरी वगैरह से दिलवाते हैं वगैरह, तो ये होता है ऋणदाता। और ये जो प्रतिभू होता है, ये होता है श्योरिटी से बोलते हैं। इसका मतलब है गारंटी देना, यानी कि ये वो पर्सन है जो गारंटी देता है। जैसे कि किसी इंसान की गारंटी देना कि इसे काम पे रख लो, बहुत अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ, इसने कोई भी नुकसान किया या आपके घर में कोई भी चोरी की तो मैं जिम्मेदार हूँगा, इस तरह। ये मूल ऋणी होता है जो कोई चीज़ उधार लेता है, जैसे कि ये फ़ोन उधार लेना चाहता है, और ये दुकानदार, ये होता है ऋणदाता, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया है। अब MCQ में पूछ लेगा कि प्रतिभूति की संविदा का वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो प्रतिभूति की संविदा जो है, इसके बारे में धारा 126 में हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और पूछने लगे कि प्रतिभूति की संविदा या फिर भारतीय संविदा अधिनियम कब आया, तो ये आया 1872 में। तो MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया और प्रतिभूति की संविदा के बारे में धारा 126 में इसका वर्णन मिलता है। तो पूछ लेगा कि इसकी परिभाषा क्या है, तो मैं आपको आसान शब्दों में समझा चुकी हूँ पहले, फिर भी एक बार सुनो। प्रतिभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यतिक्रम की दिशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। जैसे हमारे मिस्टर शर्मा जी आए थे, इन मिस्टर शर्मा जी ने बोला कि ये बंदा, ये जो मूल ऋणी है, ये आपके पैसे दे देगा, अगर इसने आपके पैसे नहीं दिए तो मैं वचन देता हूँ कि इसकी जगह मैं आपके फ़ोन के पैसे दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करा, मिस्टर शर्मा जी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली ना मूल ऋणी की, अगर मूल ऋणी ने पैसे नहीं दिए तो उसकी जगह मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वही बात है, प्रतिभूति की जो संविदा है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यतिक्रम की दिशा में, यानी कि अपना प्रॉमिस पूरा ना करने की दिशा में उसके प्रॉमिस का पालन करने, फिर उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा उसका दायित्व, यानी कि इस पर्सन का दायित्व था कि ये दुकानदार के पैसे वापस दे, और अगर ये नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर शर्मा जी जो हैं वो ये सारे के सारे पैसे जो हैं देंगे दुकानदार को, ठीक है। तो ये हुई इसकी परिभाषा। आसान शब्दों में अब आप इसे समझो दोबारा। प्रतिभूति की संविदा से मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन ना करे, तब उसकी जगह से या फिर उसकी तरफ से या फिर उसके दायित्व का कोई और व्यक्ति अपने ऊपर ले ले या फिर उसका पालन करे, ठीक है। जैसे कि मिस्टर शर्मा जी पैसे देंगे, या फिर आप अगर किसी पर्सन की गारंटी देते हो कि इसे काम पर रख लो, बहुत अच्छा है, ये कोई चोरी नहीं करेगा, और अगर उसने चोरी कर ली तो भाई साहब आप जिम्मेदार हो उसके लिए, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो प्रतिभूति की संविदा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है किसी इंसान को ऋण यानी कि उधार दिलवाना, ऋण दिलवाना, पैसे दिलवाना। जैसे कि बोल देते हैं कि भैया इसे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप उधार दे, तो मैं वचन देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि ये बंदा आपके पैसे वापस दे देगा, इसने नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। तो ऋण दिलवाने, उधार माल, जैसे कि यहाँ पे पीछे वाले केस में फोन उधार लेने गया था ये, या फिर नौकरी दिलवाना। नौकरी दिलवाने से मतलब है कि बहुत बार जैसे मान लो किसी इंसान को अपने यहाँ पे काम के लिए किसी नौकर या नौकरानी की जरूरत होती है, तो वो बोलते हैं कि भाई अगर आपकी निगाह में कोई हो तो बताना, और फिर आप किसी की नौकरी लगवाते हो ये बोलकर कि ये लड़की बहुत अच्छी है या फिर ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी, मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी, बहुत अच्छे लोग हैं, इस तरह। तो ये होती है प्रतिभूति की संविदा। एक उदाहरण और देखो, एक पर्सन है कै,
ये जो कै होता है ये खे से 7,000 रुपये का ऋण देता है, यानी कि कै ने खे से 7,000 रुपये उधार ले लिए। अब इन दोनों के बीच की बात है, कै और खे के बीच की बात, लेकिन बीच में आते हैं मिस्टर गे। गे बोलता है कि अगर कै ने पैसे नहीं दिए सूद समय पे वापस, तो तब खे के जो 7,000 रुपये हैं उन्हें गे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे गे और खे के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो है प्रतिभूति की संविदा, यानी कि कै ने 7,000 रुपये लिए खे से, लेकिन अगर कै उन पैसों को नहीं देगा तो उनकी जगह देगा गे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये हुआ प्रतिभूति का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो। पहला, जो व्यक्ति प्रतिभूति यानी कि गारंटी देता है उसे प्रतिभू कहते हैं। जैसे कि मिस्टर शर्मा जी जो थे उन्होंने गारंटी तो दी थी कि ये फ़ोन उधार ले जा रहा है, ये पक्का पैसे दे जाएगा, नहीं देकर जाएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जो पर्सन किसी इंसान की गारंटी लेता है, किसी सामान की गारंटी लेता है, उसे प्रतिभू यानी कि श्योरिटी बोलते हैं। जिस व्यक्ति के लिए वो प्रतिभूति दी जाती है उसे मूल ऋणी यानी कि प्रिंसिपल डेब्टर बोलते हैं। जिस व्यक्ति के लिए की चूक के बारे में, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए, जैसे वो फ़ोन लेने आया था लड़का, उसके लिए मिस्टर शर्मा जी ने बोला कि इसे फ़ोन उधार दे दो, तो जिस व्यक्ति के लिए बोलता है उसे मूल ऋणी बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को प्रतिभूति दी जाती है उसे लेनदार या ऋणदाता कहते हैं, यानी कि जो दुकानदार है, आप उससे बोल दो कि भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो इंसान गारंटी देगा वो प्रतिभू है, और जिसको गारंटी देगा वो लेनदार या ऋणदाता होगा, और जिस इंसान के लिए देगा वो होगा मूल ऋणी। एक और बात, ऑप्शनल में आपसे पूछ ले कि जमानत अथवा गारंटी की संविदा क्या है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जमानत एवं गारंटी की संविदा जो है ये प्रतिभूति की संविदा है। ये बहुत बार पेपर में दे देगा कि जमानत की संविदा क्या होती है या फिर गारंटी की संविदा क्या है, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना। जमानत की और गारंटी की संविदा एक ही संविदा है, प्रतिभूति की संविदा, ये तीनों एक ही संविदा है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब एक फन फैक्ट समझो, जिस संविदा में स्वतंत्र उत्तरदायित्व विद्यमान होता है वहां प्रतिभूति की संविदा नहीं होती। तो स्वतंत्र उत्तरदायित्व क्या होता है ये उदाहरण से समझोगे। जैसे कै दुकानदार से कहता है कि खे को कुछ सामान दे दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके पैसे जो हैं या इसका मूल्य जो है वो आपको मिल जाएगा। ये एक स्वतंत्र प्रतिज्ञा है, न कि प्रतिभूति की संविदा। मतलब इसका मतलब ये है कि जब देखो बच्चों समझो, अगर आप किसी पर्सन की गारंटी दे रहे हो कि इसे सामान उधार दे दो, मैं वादा करता हूँ या मैं वचन देता हूँ कि अगर इसने सामान नहीं दिया, इसने पैसे वापस नहीं दिए सामान के, तो मैं दे दूंगा, तो ये हो गई प्रतिभूति की संविदा। लेकिन जहाँ पर आप ये कह रहे हो कि मैं आपको वचन दिलाता हूँ कि ये पर्सन आपके पैसे दे देगा, विश्वास करो, तो यहाँ स्वतंत्र उत्तरदायित्व है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपने ये नहीं कहा कि अगर इसने नहीं दिए तो इसकी जगह पैसे मैं दे दूंगा। जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि अगर इसने नहीं दिए पैसे तो इसकी जगह मैं दे दूंगा, वहाँ होती है प्रतिभूति की संविदा। और जहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला जाता वहाँ पे स्वतंत्र उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, और इसमें एक फेमस केस भी है, टेलर बनाम ली। इसमें क्या था, ये अमेरिकन मामला है। इसमें एक मकान मालिक और उसका किराएदार वादी यानी कि जिसने केस डाला है, वादी की दुकान पर गए और मकान मालिक ने दुकानदार से कहा कि श्री पारकर इस वर्ष हमारे यहाँ रहेंगे, जो माल वो चाहें आप उन्हें दे देना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भुगतान मिल जाएगा। इस केस में क्या हुआ कि श्री पारकर जी जो थे, इनके यहाँ पे किराएदार रहने आया था और वो अपने किराएदार को लेके एक पास की ग्रोसरी वाली शॉप पे जाते हैं और जो उस दुकान का मालिक होता है उससे बोलते हैं कि भैया ये एक साल के लिए हमारे यहाँ रहने आए हैं किराए पे, ये जो भी सामान लें आप इन्हें दे देना, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि भुगतान मिल जाएगा आपको, यानी कि जो पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मिस्टर पार्कर स्मार्ट थे, इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। अगर मिस्टर पार्कर बोलते कि अगर इसने पैसे नहीं दिए मैं पैसे दे दूंगा, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति की संविदा होती है। लेकिन मिस्टर पार्कर ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला, इसलिए स्वतंत्र उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर जब कोर्ट में मामला गया, उसका फैसला निकल के आया, तो ये आया कि ये प्रतिभूति की संविदा नहीं थी, ये केवल और केवल स्वतंत्र उत्तरदायित्व था। क्योंकि मिस्टर पार्कर ने, श्री पार्कर ने ये नहीं बोला था कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इसकी जगह मैं दे दूंगा। उन्होंने बोला था कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भुगतान मिल जाएगा। उन्होंने ये बोला कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको आपका भुगतान मिल जाएगा। ठीक है, अगला आवश्यक तत्व। अब इसके 3-4 आवश्यक तत्व हैं, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते हुए चलना। पहला है पक्षकार, इसके 4-5 आवश्यक तत्व हैं, उसमें से पहला आवश्यक तत्व है पक्षकार, यानी कि इसमें 3 पक्षकार होता है। पहला तो ऋणदाता या लेनदार यानी कि दुकान का मालिक जो था, दूसरा है मूल ऋणी जो उधार लेता है, और तीसरा प्रतिभू जो पर्सन गारंटी लेता है। अब जो व्यक्ति गारंटी देता है उसे प्रतिभू बोलेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में गारंटी दे रहा है उसे मूल ऋणी बोलेंगे, और जिस व्यक्ति को गारंटी दे रहा है कि ये इंसान अच्छा है या फिर ये सामान अच्छा है उस व्यक्ति को ऋणदाता बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
अब दूसरा आवश्यक तत्व है लिखित या मौखिक होना, यानी कि ये जो प्रतिभूति की संविदा होती है ये लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। साथ ही ये विवक्षित यानी कि जैसे इशारे में बोल देते हैं ऐसे भी हो सकती है। लेकिन ये भारत में है, भारत में लिखित मौखिक दोनों भी हो सकती है। लिखित जैसे कि लिख के दे दिया कि ये माल बहुत अच्छा है या फिर ये इंसान बहुत अच्छा है। मौखिक मुँह से बोल दिया कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है। विवक्षित इशारों से बता दिया, इस तरह। लेकिन अंग्रेजी जो विधि है, अंग्रेजी विधि में केवल और केवल लिखित चलती है। वहाँ पे मौखिक इतना कुछ नहीं है, उनकी ज़ुबानी कुछ नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ज़ुबान भी चलती है और कागज़ी काम भी चलता है, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजी विधि होती है यहाँ पे केवल और केवल लिखित में मामला चलता है। और इसके ऊपर एक केस भी है, एक्शन स्ट्रेथ लिमिटेड बनाम इंटरनेशनल ग्लास इंजीनियरिंग। इसमें यही केस सामने आया था और इस केस में जज ने ये फैसला सुनाया कि अंग्रेजी जो विधि है उसके अंतर्गत लिखित में ये प्रतिभूति की संविदा होनी चाहिए, लिखित में गारंटी देनी पड़ेगी किसी इंसान की। मूल ऋण, इसमें यह है कि प्रतिभूति की संविदा का निर्माण तब होगा जब इसका निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मूल ऋण ना हो, यानी कि कुल मिला के मूल ऋण होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ देख के बताओ यार मुझे, अगर यहाँ पे ये पर्सन उधार फ़ोन लेने नहीं आता और ये पर्सन इसे उधार फ़ोन नहीं देता, ये उधार फ़ोन लेने आया और फिर इसे उधार फ़ोन दिया गया, ठीक है, तभी तो प्रतिभू ने गारंटी ली। जब तक पैसे उधार नहीं होंगे या फिर कोई मामला उधार नहीं होगा तब तक मामले में मज़ा नहीं आएगा और वहाँ पे प्रतिभूति की संविदा नहीं होगी। तो प्रतिभूति की संविदा के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे मूल ऋण हो। जब तक मूल ऋण नहीं आएगा प्रतिभूति की संविदा नहीं हो सकती, क्योंकि एक भाई उधार जो उसने लिया उसी के ऊपर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सबके बीच में, उसी के ऊपर तो प्रतिभू यानी कि जो पर्सन गारंटी दे रहा था उसका और दुकानदार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मूल ऋण होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसका अगला आवश्यक तत्व है दायित्व का उदय, यानी कि इसमें दायित्व का उदय कब होगा। अब समझो, यदि मूल ऋणी अपने दायित्व को पूरा कर देता है तो प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो जाता है। यानी कि जिस पर्सन ने पैसे दुकान से फ़ोन उधार लिया, अगर वो फ़ोन के पैसे दे देगा तो उसका भी काम खत्म और प्रतिभू यानी कि जिसने गारंटी ली थी उसका भी काम खत्म। अगर वो पैसे नहीं देता तो ऐसी स्थिति में दुकानदार तो जाके प्रतिभू यानी कि जिसने गारंटी दी थी शर्मा जी का कॉलर पकड़ेगा ना कि तुम तो बहुत बोल रहे थे कि पैसे दे जाएगा, नहीं दे के गया पैसे, अब तुम दो पैसे, ठीक है। तो बच्चों इसमें यही है कि जब मूल ऋणी अपने दायित्व को पूरा कर दे, मूल ऋणी का दायित्व है पैसे लौटाना, यानी कि उसने जो उधार माल लिया है उसके पैसे लौटाना। अगर वो अपना दायित्व पूरा कर देगा तो प्रतिभू का दायित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर मूल ऋणी अपना दायित्व पूरा नहीं करता तो प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि अगर मूल ऋणी ने पैसे नहीं दिए फोन के तो ऐसी स्थिति में दुकानदार जाके पकड़ेगा सीधा प्रतिभू यानी कि जिस पर्सन ने गारंटी दी है उसका कॉलर। तो दायित्व का विधि द्वारा परिवर्तन है, दायित्व का होना आवश्यक है। यानी कि कुल मिला के दायित्व का उदय जो है वो होता है। अब एक चीज और समझो, ऑप्शनल में ये पूछ लेगा कि प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व कौन सा होता है, तो प्रतिभू का दायित्व होता है द्वितीय और प्राथमिक दायित्व जो होता है वो होता है मूल ऋणी का। इसका मतलब है, देखो प्रथम दायित्व द्वितीय दायित्व का मतलब ये है, प्रथम दायित्व जो है मूल ऋणी का, इस बात से मतलब ये है कि फ़ोन उधार लिया था उस लड़के ने, तो उस लड़के का पहला दायित्व ये है कि वो फ़ोन के पैसे दे, और अगर वो फ़ोन के पैसे नहीं देता तो दूसरा दायित्व आएगा प्रतिभू का, यानी कि उस पर्सन का जिसने गारंटी लिया। तो अगर पूछ ले कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पहला दायित्व किसका, तो बच्चों देखो पहला दायित्व हमेशा मूल ऋणी का होगा। क्यों? क्योंकि भैया सामान तो उसने उधार लिया है ना, तो पैसे तो वही देगा ना, और अगर नहीं देता है वो बाई एनी चांस तो ऐसी स्थिति में प्रतिभू का दूसरा दायित्व आएगा, यानी कि अब प्रतिभू के ऊपर दायित्व आएगा, ठीक है। अगला है संविदा का स्वरूप। अगला हमारा इसमें पूछा था ना आवश्यक तत्व, तो अगला आवश्यक तत्व है संविदा का स्वरूप। तो इसमें कुल मिला के संविदा का इसमें 3 प्रकार से होता है। पहला है मूल ऋणी और लेनदार के बीच सामान्य संविदा। लेनदार जो है वो है ऋणदाता, यानी कि इनके बीच में सामान्य संविदा। मूल ऋणी वो है जो लड़का दुकान पर आया था, तो ठीक है वो लड़का दुकान पर आया और उसने लेनदार यानी कि दुकानदार या ऋणदाता इससे सामान्य संविदा की सामान्य कॉन्ट्रैक्ट करा कि भैया मुझे फ़ोन दे दो, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो चला नहीं, तो उसी टाइम पर प्रतिभू दुकान में आया यानी कि मिस्टर शर्मा जी आए, तो अगला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो मिस्टर शर्मा जी और लेनदार यानी कि दुकानदार के बीच में हुआ, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये था प्रतिभूति की संविदा। क्योंकि बच्चों प्रतिभूति की संविदा का मतलब है किसी इंसान की गारंटी दे देना, तो प्रतिभू उसे ही बोलेंगे जिसने गारंटी दी। तो मिस्टर शर्मा जी जब दुकान में आए तो उन्होंने गारंटी दी, गारंटी किसके लिए दी? गारंटी दी मूल ऋणी के लिए कि भैया ये पैसे दे देगा, ठीक है। अब अगली जो बात आएगी वो आएगी प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में। ये बात कब आएगी? ये बात तब आएगी अगर मूल ऋणी ने पैसे दे दिए, उधार लिए थे या जो भी, तब तो
तो प्रतिभू का दायित्व खत्म हो गया। लेकिन अगर मूल ऋणी ने नहीं दिए और प्रतिभू को अपनी जेब से देने पड़े तो ऐसी स्थिति में प्रतिभू मूल ऋणी के ऊपर केस डाल देगा। तो यहाँ पे क्षतिपूर्ति की संविदा इन दोनों के बीच में आ जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मूल ऋणी के ऋण का संदाय करने में असफल रहने पर जब प्रतिभू द्वारा लेनदार को ऋण का संदाय कर दिया जाता है अथवा संदाय का वचन पत्र निष्पादित कर दिया जाता है, तब प्रतिभू लेनदार का स्थान ले लेता है। यानी कि बच्चों इसका कुल मिला के एक ही मतलब है, और वो मतलब यह है कि जब मूल ऋणी यानी कि जिसने पहले उधार फोन लिया था ना, जब वो मूल ऋणी संदाय नहीं कर पाता, संदाय करने में असफल रहता है, यानी कि जो उसने उधार सामान लिया या फिर उधार जो पैसे लिए थे या फिर जो भी, अगर उसके पैसे वो वापस नहीं देता तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिभू है वो लायबल ठहराएगा। अब क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति की संविदा में अंतर। तो सबसे पहला अंतर तो यह है कि देखो बच्चों, क्षतिपूर्ति की संविदा की जो बात की गई है धारा 124 में की गई है, जबकि प्रतिभूति की संविदा की बात 126 में की गई है। ठीक है, एक का फर्क है, 125 का फर्क है। 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा, 126 में प्रतिभूति की संविदा। अब क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। पहला होता है क्षतिपूर्ति दाता और दूसरा होता है क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्ति दाता वो पर्सन होता है, देखो मैं बताऊं सबसे पहले आपको क्षतिपूर्ति की संविदा होती क्या है। क्षतिपूर्ति की संविदा ऐसे होती है कि किसी चीज़ की, इसमें भी एक तरह से गारंटी टाइप की होती है। इसमें ऐसा होता है कि अगर भाई साहब तुम्हें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस वाले हुए या फिर आप अपने कार का बीमा कराते हो, बाइक का बीमा कराते हो, तो वो गारंटी देते हैं ना कि अगर आपकी कार टूट रही है या आपके वाहन को कोई हानि हो रही है तो हम उसे ठीक करके देंगे। तो ये होती है क्षतिपूर्ति की संविदा। इसमें एक तो क्षतिपूर्ति दाता होता है जो आपकी क्षतिपूर्ति करता है, एक क्षतिपूर्तिधारी होता है जिससे नुकसान होता है। क्षतिपूर्तिधारी वो पर्सन समझिए जिसके व्हीकल को चोट लग गई या व्हीकल टूट गया। क्षतिपूर्तिदाता बीमा कंपनी समझ लो, जो मतलब आपके टूटे फूटे वाहन को ठीक कराती है। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्ष होते हैं, एक तो वो जो वाहन को ठीक कराने के पैसे देगी बीमा कंपनी, और एक वो पर्सन जिसका नुकसान हुआ है। जबकि ये जो प्रतिभूति की संविदा होती है इसमें तीन पक्षकार होते हैं। एक तो ऋणदाता, वो दुकान का मालिक जो था, एक मूल ऋणी वो जो दुकान पे फोन लेने उधार आया था, प्रतिभू सिक्योरिटी यानी कि जो हमारे शर्मा जी गारंटी दे रहे थे। तो इसमें तीन पक्ष होते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं। क्षतिपूर्ति में केवल एक संविदा होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो भी क्षतिपूर्तिदाता और क्षतिपूर्तिधारी के बीच में हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर क्षतिपूर्तिधारी को नुकसान होगा तो भरपाई क्षतिपूर्तिदाता करेगा। तो यहाँ पे केवल और केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि इस वाले में प्रतिभूति में तीन प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट यानी कि तीन प्रकार की संविदा होती हैं। तीन प्रकार की संविदा, पहली संविदा होती है मूल ऋणी और लेनदार के बीच में, यानी कि दुकान पे मूल ऋणी वो जिसने ऋण लिया है या उधार लिया है कोई चीज़, लेनदार वही दुकानदार। तो पहली संविदा तो इनके बीच में होती है, लेनदार को बच्चों ऋणदाता भी बोलते हैं। तो पहली संविदा तो इनके बीच में होती है जब नॉर्मली मूल ऋणी दुकानदार से बोलता है कि भैया ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, नहीं मानता तो फिर लेनदार यानी कि दुकानदार की और प्रतिभू गारंटी वाले पर्सन की बात होती है, जब कोई पर्सन आके गारंटी देता है। और अगर जिसके लिए यानी कि मूल ऋणी बाद में पैसे नहीं चुकाता तो उसके ऊपर केस डाल के प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में बात चलती है। ठीक है, तो अगला अंतर ये हो गया। अब क्या है कि क्षतिपूर्ति के अधीन जो दायित्व है वो सम आश्रित होता है। सम आश्रित का मतलब है जो किसी चीज़ पे आश्रित हो। जैसे कि मान लो आपने अपनी कार का बीमा कराया है, ठीक है, अब जब तक कार नहीं ठुकेगी, कार नहीं टूटेगी तो आपके बीमे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये समाश्रित है, जबकि ये समाश्रित नहीं है, ये विद्यमान है। विद्यमान का मतलब है कि अगर आपने कोई फ़ोन उधार लिया है तो आपको पैसे देने ही देने हैं, इसमें ऐसा कोई समाश्रित जैसा सिस्टम नहीं है। अगला अंतर है कि क्षतिपूर्ति की संविदा मात्र क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी कि जैसे मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि भाई तू मेरी बाइक ले जा चलाने के लिए, लेकिन तू चला तो रहा है, ये टूटनी नहीं चाहिए, अगर टूटेगी तो तू पैसे देगा। तो ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर नुकसान हुआ व्हीकल को, किसी भी चीज़ को, तो उसके पैसे तू देगा। लेकिन प्रतिभूति की जो संविदा होती है वो लेनदार के कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है, यानी कि जो पैसे उधार लिए गए हैं वो पैसे वापस मिल जाए, इस चीज़ के लिए की जाती है ये। अब क्या है कि क्षतिपूर्ति की जो संविदा होती है लिखित और मौखिक दोनों तरह की हो सकती है, जबकि ये प्रतिभूति की संविदा जो है ये भी लिखित और मौखिक हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी विधि में ये केवल और केवल लिखित रूप में होती है, इसका मौखिक में कोई लेन देन नहीं है, यानी कि डॉक्यूमेंट पे सारी चीज़ चलती है, ऐसे बोल के कुछ भी नहीं होता। अब क्या है कि ये संविदा किसी तीसरे पक्ष के अनुरोध पर नहीं होती, यानी कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा है ये किसी थर्ड पार्टी के कहने पर नहीं होती, ये क्षतिपूर्तिदाता और क्षतिपूर्तिधारी के बीच की बात होती है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रतिभूति की संविदा है ये मूल ऋणी के अनुरोध पर दी जाती है। मूल ऋणी का अनुरोध बोले तो जैसे कि ये मूल ऋणी है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये फ़ोन की डिमांड इससे कर रहा हो कि उधार पैसे मैं कल दे जाऊँगा, आप फ़ोन दे दो। उसी टाइम पे शर्मा जी आए हों, इसने शर्मा जी से कहा हो कि अंकल आप तो जानते हो, आप तो मेरी गली में रहते हो, बोल दो प्लीज़ ये फ़ोन दिला दे। तो ये जो हमारी संविदा ये जो हमारी संविदा होती है प्रतिभूति की संविदा, ये मूल ऋणी यानी कि जो उधार लेता है उसके अनुरोध पर की जाती है। अब एमसीक्यू देख लो, प्रतिभूति की संविदा परिभाषित है, तो बच्चों ये धारा 126 में परिभाषित है।
अगर ऑप्शन MCQ में पूछे कि क्षतिपूर्ति की संविदा, तो क्षतिपूर्ति की संविदा धारा 124 में है और प्रतिभूति की संविदा धारा 126 में है। अब पूछा है कि प्रतिभूति की संविदा के पक्षकार हैं, यानी कि कौन कौन पक्षकार हैं, तो भैया लेनदार, हाँ बिल्कुल है। लेनदार वही पर्सन ना जो दुकान का मालिक था, जो फ़ोन की दुकान पे था, तो वो पर्सन है। मूल ऋणी वो पर्सन जो लेने गया था फ़ोन, वो लड़का, वो भी है। प्रतिभू यानी कि हमारे शर्मा जी जिन्होंने गारंटी दी थी। तो कुल मिलाकर उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका आंसर है, क्योंकि ये 3 पक्षकार इसमें मौजूद होते हैं। प्रचलित भाषा में ऐसी संविदा को भी कहा जाता है गारंटी की संविदा, जमानत की संविदा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों, क्योंकि प्रचलित भाषा में यानी कि जो प्रतिभूति की संविदा होती है उसे गारंटी की संविदा, जमानत की संविदा भी बोल देते हैं। अब एक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि पहले तो जो सत्य कथन है, यानी कि जो बातें सच हैं उन्हें अलग रख दो, बाकी की जो बची वो गलत है, असत्य है, ठीक है। तो जो व्यक्ति प्रतिभूति गारंटी देता है उसे प्रतिभूति कहते हैं, हाँ भाई ये बात सच है, तो ये बात कथन असत्य तो है नहीं, ये बात सच है। अगला है, जिस व्यक्ति की चूक के बारे में प्रतिभूति दी जाती है वो मूल ऋणी है, हाँ ये भी सच है। जिस व्यक्ति को प्रतिभूति दी जाती है यानी कि गारंटी दी जाती है उसे लेनदार कहते हैं, ये बात भी सच है। तो आंसर डी जो है ये करेक्ट है, यानी कि कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, सब सच बात है। प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व होता है, तो प्रतिभू का दायित्व बच्चों द्वितीय होता है। प्राथमिक दायित्व जो होता है वो होता है मूल ऋणी का, यानी कि जो मूल ऋणी है उसका प्राथमिक दायित्व है। द्वितीयक दायित्व होता है प्रतिभू का, यानी कि पहले मूल ऋणी पे करेगा, अगर वो नहीं करता बाय एनी चांस, तब जो प्रतिभू होता है, जो पर्सन गारंटी देता है, वो पैसे देता है। अगला है, भारतीय संविदा अधिनियम में प्रतिभूति की संविदा हो सकती है। तो भारतीय संविदा अधिनियम जो है बच्चों, उसके अंदर प्रतिभूति की संविदा लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है। लेकिन अगर पूछे कि विदेश में क्या है, तो विदेश में केवल और केवल लिखित होती है। अगला है, प्रतिभूति किसके अनुरोध पर दी जाती है, तो मूल ऋणी, यानी कि जो मूल ऋणी होता रहता है, अंकल जी प्लीज़ दिलवा दो, बोल दो, इनसे कह दो कल पैसे दे जाऊँगा, इस तरह। तो मूल ऋणी के कहने पर जो प्रतिभूति की संविदा है ये दी जाती है। बच्चों आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप चैनल है उस पर मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, कमेंट करके बता देना अगर इन टोटल कोई भी दिक्कत आपको हो तो, ठीक है। और अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देख लेना, जब तक वो नहीं देखोगे तो ये भी ठीक से समझ में नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।